स्टूडेंट्स, हम 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले तो हम जान लें इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है रिलेटिव में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आपको समझ में आ रहा है, फील्ड मींस एरिया। तो एक सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि सपोज करो एक चार्ज Q पॉजिटिव है और इसकी ये एरिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका। अगर इसमें कोई चार्ज या तो -Q या Q कोई भी चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगी, यानी इस Q पर, इस एरिया में आने पर इस Q की वजह से एक फोर्स लगेगी। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस Q की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि इट इज एरिया अराउंड ए चार्ज where attraction and repulsion attraction or repulsion can be experienced by any other charge। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ नहीं है। तो इट इज एरिया अराउंड ए चार्ज वेयर अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम फॉर्मूले के बेस में लिखें तो हम लिखते हैं E = F/Q0। E = F/Q0। ठीक है, F फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में और ये Q0 है, ये टेस्ट चार्ज है। जो Q0 है वो है आपका टेस्ट चार्ज। क्लियर? अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा स्मॉल चार्ज होता है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है। क्लियर, समझ लो कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका कोई अपना फील्ड नहीं होता है। यानी हम बोल सकते हैं इट हैज नॉट ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अपना कोई फील्ड जनरेट नहीं करेगा। हमें जो भी फील्ड मिलेगा वो इस चार्ज की वजह से निकल मिलेगा और ये अगर टेस्ट चार्ज हो तो उसका कोई फील्ड नहीं मिलेगा। तो क्लियर हो गया होगा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज एरिया अराउंड ए चार्ज वेयर अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्जेस। और फॉर्मूला होता है E = F/Q0 और यहाँ पर Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज जिसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सिंबल E और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक, आपसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q का। सपोज करो ये Q है और इस Q का हम R डिस्टेंस पर इस Q0 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो सिंपल सा है कि ये Q इस Q को रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है हमारा। तो क्या हम यहाँ पर जाकर फोर्स निकाल सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स जो होगी वो होगी हमारी Q0/R²। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है हमने E = F/Q0। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें इसकी तो E = F/Q0, ये हो जाएगा आपका KQ/R² Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और KQ/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो E = KQ/R²। अच्छा, इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं हम यहीं। वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए इसकी। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हमें पता है क्या करना होता है। वेक्टर फॉर्म में कि QR² × R यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं
unit vector is equal to vector upon mode, so we can write it k cube by r cube and r vector. So this is the vector form of electric field and this is the magnitude k cube by r square. तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो क्लियर हो गया होगा ये आपका कंसेप्ट यहाँ से, ठीक है। देखिए अब और डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सपोज करो पॉजिटिव क्यू है, आपसे पूछे पॉजिटिव क्यू से, तो पॉजिटिव क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, ठीक है, याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इनवर्ड होती है, ठीक है, ये ई होगा। तो डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो डायरेक्शन भी फाइंड करनी होती है, तो आपको क्लियर रहेगा। अच्छा, अब आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, electric field on the axis of a charged ring, ठीक है, एक चार्ज रिंग ले लेते हैं और उसके एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखिए सपोज कीजिए एक चार्ज रिंग ले लीजिए, और इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ख्याल रखना यूनिफॉर्मली है। और इसके बोला इसके सेंटर से, इसकी रेडियस आप मान लीजिए r है, और इसके सेंटर से इस एक्सिस पर x पर जाकर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है p पॉइंट पर, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज मान लीजिए ये चार्ज है q। तो किसी भी पॉइंट पर हम फील्ड फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि देखिए ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा चार्ज लेना पड़ेगा। तो सपोज करो आप एक छोटा सा चार्ज ले लीजिए dq, और इस dq की वजह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ये थीटा मान लीजिए आप, ये थीटा है, और ये आपका e हो गया, इसकी वजह से dq की वजह से, ठीक है। अब आप देखिए इस e के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये और एक ये वाला, क्लियर है। जिसके साथ थीटा होता है उसे लिख सकते हो आप e cos थीटा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए dE cos थीटा, और इसे लिख लीजिए dE sin थीटा, क्लियर है, dE cos थीटा dE sin थीटा। अच्छा, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, हाँ डी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, आप डी की वैल्यू लिख लीजिए k क्या dq बाय, और इसको मान लीजिए आप r, तो dE इज इक्वल टू k dq बाय r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए इस e के दो कंपोनेंट्स बना लिए हमने, dE cos थीटा dE sin थीटा। अच्छा, ये dq यहाँ भी हो सकता था, और यहाँ से भी हम ऐसे ही निकाल दे तो e इधर आता है, इसको आप dE डैश मान लीजिए। तो देखिए ये थीटा, तो फिर ये थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाता, इसको बोलते हैं हम dE sin थीटा, और ये वाला होता dE डैश cos थीटा। तो हम देख रहे हैं कि sin थीटा वाले परपेंडिकुलर हैं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और dE cos थीटा वाले ऐड हो जाते हैं। यानी अगर हमें इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो वो किसकी फॉर्म में आएगी, वो dE cos थीटा की फॉर्म में आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट dE आया है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारा, वो आ रहा है dE cos थीटा, क्लियर है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम, ये हो गया E नेट। अच्छा, E नेट
इज इक्वल टू डी की इसकी वैल्यू लिख लें यहाँ से के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा को लिख सकते हैं एक्स बाई आर, सो दिस इज आर क्यू। अब यहाँ देखिए डी क्यू ही वेरिएबल है बस, बाकी तो सब सही है क्योंकि आप देखो के कांस्टेंट है, एक्स क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, जैसे ये सर्किल हो और ये एक्स हो तो ये तो चेंज होने वाली नहीं है। आर भी देखिए कोई चेंज नहीं होगी, इधर से लें ऐसे लें, आर भी कांस्टेंट है तो केवल डी क्यू है। तो अगर हमें ई नेट लिखना है तो हम लिख सकते हैं के एक्स बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्यू। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि दिस इज के एक्स क्यू बाई आर क्यूब। अच्छा आप आर क्यूब को चाहो तो आर क्यूब को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, यार ये है तो आर को लिखना चाहते हो तो आप आर और एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो क्लियर है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइट वायर ले लीजिए, रॉड ले लीजिए, उसकी हमें कुछ डिस्टेंस पर जाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं, तो सपोज करेंगे एक वायर ले लीजिए या फिर आप उसको रॉड बोल लीजिए और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये सपोज करो हमने इनफाइनाइट तक ले लिया। पहले तो आप एक समझ लीजिए कि इनफाइनाइट क्या है, ये रिलेटिव टर्म्स होता है और हमें बोला कि डी डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और इस पर जो चार्ज है वो क्यू है और समझ में आ रहा है कि अगर ये लीनियर है तो लैम्डा भी आएगा। क्लियर हो गया। तो हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिए पहले तो इनफाइनाइट टर्म समझिए कि इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म्स है, बाकी कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हो सकता है, ये मार्कर भी इनफाइनाइट हो सकता है कि अगर हम इसे 0.01 मिलीमीटर से देखेंगे तो हमें इनफाइनाइट लगेगा। ये बोर्ड भी हमारा इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम इसके जो हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम 0.1 मिलीमीटर रखें तो हमें ये पूरा बोर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम इसको भी इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो हमें इस पॉइंट को निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से, ठीक है, इसको बहुत से एक फाइनाइट और इनफाइनाइट से पढ़ाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फाइनाइट इनफाइनाइट से दोनों से कर सकते हो। सपोज करें कि यहाँ पर कोई फाइनाइट है तो ये धीरे धीरे एंगल बड़े होते चले जाएंगे और ये 90 पर पहुंच जाएंगे। तो हम सोच सकते हैं कि इसको मान लीजिए आप θ2 है और ये है आपका θ1, इस एंड से मान लीजिए इसको, ठीक है, θ2 θ1। तो हमें अब क्या करना है, इसकी वजह से फील्ड निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि देखिए मैंने बताया था कि अगर हम ये जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉइंट तो है नहीं कि एक फील्ड निकाल दें फटाफट, लेकिन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सपोज करो एल पर जाकर डीएल की एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, एल पर जाकर डीएल की एक छोटी सी स्ट्रिप्स और जिस स्ट्रिप में चार्ज होगा आपका डी क्यू, क्लियर है। और यहां से क्या करना है, यहां से जाएंगे हम फाई पर जाएंगे और डी फाई का एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है डी है। दोबारा समझ लीजिए, फाई से जाएंगे डी फाई एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट डी एल लेंगे जिसका चार्ज होगा डी क्यू, और जो यहाँ से एल डिस्टेंस दूर है और इसको मान लीजिए ये जो है आर है, तो इस डी एल की वजह से या इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये थीटा है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये भी टी ई मान लीजिए इसे, तो ये थीटा हो गया और ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका डी ई कॉस थीटा और ये हो गया आपका डी ई साइन थीटा। देखिए अगर ये सेंटर से लेते हैं हम, तो सेंटर से लेने में वही केस होता है जैसे अभी हमने किया था, कॉस थीटा ऐड होते हैं और साइन थीटा कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चनों में ये सेंटर से ना देकर ऊपर नीचे दे दें, तो उस कंडीशन में डी साइन थीटा भी बचेगा। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, अगर सेंटर पर आएगा तो अपने आप ही ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर दोनों फील्ड फाइंड कर लेते हैं। एक तो परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे ई परपेंडिकुलर,
जो होगा आपका डी कॉस थीटा, और एक होगा ई पैरेलल, ये वाला ई पैरेलल, इसको बोलेंगे हम डी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों को निकालना है। अगर सेंटर पर होता तो ये कैंसिल होते, बस केवल इसको निकालते, लेकिन हो सकता है कि सेंटर से ऊपर नीचे देगा तो हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे, तो हम दोनों को निकाल लेते हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर निकालते हैं पहले हम। तो डी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी की वैल्यू लिखोगे आप के डी क्यू बाय आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? के डी क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर? ठीक है, ये ई परपेंडिकुलर है। अच्छा, यहां पर फिर वही ले लें हम, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल और डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो ई परपेंडिकुलर हो गया आपका के लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का टर्म्स हमें देखना पड़ेगा। देखिए कॉस थीटा भी यहाँ वेरिएबल है, लेंथ भी वेरिएबल है, ठीक है, और आर भी देखो ये बढ़ती जाएगी, आर ऐसे जाओगे तो अभी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हम कोशिश करने के लिए एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करें ताकि इजीली हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो हमें क्या करना है, पहले हम आर को कर लेते हैं। आर को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ लिख लीजिए, आर को हम लिख सकते हैं डी सेक थीटा, डी सेक 5। आर को लिख सकते हैं डी सेक 5। चलिए, तो ये सेक 5, सॉरी डी सेक 5। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे इजीली यहाँ से, कोई पैसा नहीं। डीएल को देखते हैं। अब डीएल को क्या कर सकते हैं? डीएल को देखिए एल बाई डी, एल बाई डी क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा, एल बाई डी टेन थीटा हो गया। क्लियर है? तो एल इज इक्वल टू डी टेन थीटा, और यहां पर करते हैं डिफरेंशिएट, तो डी एल इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन दोनों वैल्यू को वहां पुट कर ले हम, तो ये हो जाएगा डी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा, डीएल के प्लेस पर लिख दीजिए आप डी सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा एंड कॉस थीटा। अच्छा, आर स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम? आर स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो देखिए एक डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डी ई परपेंडिकुलर बचा है वो है हमारे पास के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय डी। क्लियर हो गया यहाँ से? तो देखिए बस कॉस थीटा वेरिएबल से, क्योंकि थीटा ये चेंज हो रहा है थीटा 2 से थीटा 1, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ई परपेंडिकुलर हो गया हमारा, के कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, लैम्डा बाहर निकाल लीजिए, डी बाहर निकाल लीजिए, और कहाँ लिखेंगे? माइनस थीटा 2 से थीटा 1, एंड ये होगा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? कॉस थीटा डी थीटा। इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो आप इसे लिखेंगे के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अरे सर माइनस चेंज कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर ऐसे निकालना है। अच्छा, ई पैरेलल की बात करें तो ई पैरेलल भी निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, तो आप इधर निकाल लीजिए ई पैरेलल डी ई साइन थीटा। तो क्लियर, सब चीज फॉर्म यही है, तो आपका ई पैरेलल आ जाएगा। सेम प्रोसेस, के लैम्डा बाय डी इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा ई पैरेलल आपका के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों निकाल। ठीक है, तो देखिए यहां से हमने परपेंडिकुलर सोल्व किया और पैरेलल को भी सोल्व कर लिया। अब आपको किसी में भी निकलवाए तो आप इजी निकाल सकते हैं।
और आपसे बोले कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है हमें, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ई नेट तो हमें पता है कि हम रूट में ले जाएंगे और ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर दोनों को सोल्व करके हम इजीली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ये, ठीक है। तो इस फील्ड पर, और हमने ये सेंटर से थोड़ा हट के लिया है तो हमें दोनों फील्ड मिल रहे हैं। अगर बाय सेंटर पे लेते तो ये वाला कैंसिल हो जाता और केवल cos थीटा मिलता, cos थीटा हमने निकाल लिया। तो अब आप इस पर किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। सपोज करो आपसे बोले कि भाई θ1 एंड θ2 बोथ आर 90, इनफाइनाइट केस है, हमें समझ में आ रहा है। देखिए इनफाइनाइट केस है, इनफाइनाइट केस में क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे ये आर है ये आर बढ़ता जाएगा और ये आर बढ़ता जाएगा तो ये बिल्कुल लगभग सीधा हो जाएगा, काफी दूर जाने पर तो कितना हो जाएगा 90, और ऐसे ही नीचे बढ़ेगा तो 90। तो इनफाइनाइट केस में 90 हो जाएगा। तो 90 में अगर आपसे बोला जाए कि भाई ई परपेंडिकुलर क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं ई परपेंडिकुलर के लैम्डा डी साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, भाई ये भी 90 ये भी 90 तो साइन 92 के लैम्डा बाई डी। अच्छा ई पैरेलल की बात करें तो आपको समझ में आ रहा है cos 90 0 एंड ये भी 0 देन 0 0 तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये क्लियर है, आप निकाल सकते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन पर निकाल लीजिए। अच्छा आपसे बोले इसी में सेमी इनफाइनाइट निकालना है, सेमी इनफाइनाइट समझ रहे हैं आप, सेमी इनफाइनाइट कैसे होगा ये, तो यहाँ पर θ2 की वैल्यू क्या है 0 और θ1 की वैल्यू क्या है 90। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन पे निकाल लीजिए, बहुत इजी है कंसेप्ट ये। θ1 60 ले लीजिए, θ2 30 ले लीजिए, तब भी आप इजीली सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी आप इसका निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट यहाँ से। इसके बाद जो कंसेप्ट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और डायपोल्स वगैरह आगे पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट को हम यही विराम देते हैं इसमें, और ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब और एक चीज और हम शेयर करना चाहते थे आपसे कि हम नेक्स्ट संडे से हम जो है आगामी बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम एक वीडियो बनाया करेंगे हर संडे में और वो आपको शेयर करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपके 90 प्लस और 100 मार्क्स आए और आपकी जो फिजिक्स है वो फील के साथ कंप्लीट हो जाए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ भी आप इन्हें इजीली सोल्व कर सको। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठाइए। ये टोटली जो भी कुछ है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल आपके लिए। और अगले संडे इंतजार कीजिए ताकि हम कम से कम फर्स्ट चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में आने हैं वो आपको वीडियो के द्वारा शेयर करेंगे। ओके बाय।